सुनिए कहानी बीर बहूटी। जामुनी सुबह तड़के से ही बंगले पर काम में लग जाती, क्योंकि साहब मेम साहब के लिए चाय बनाने और बाबा बीबी को उठाने का काम उसी का होता था। बड़ी प्यार भरी, साफ सुथरी, कायदे करने वाली थी जामुनी। बड़ी दोस्ती थी आभास अनुभा की अपनी इस दीदी से, क्योंकि जामुनी उनके साथ खेलती थी, मज़ेदार बातें सुनाती थी और उनकी हर फरमाइश पूरी करती थी। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को थीं। कभी शाम को हल्की फुहारें पड़ जाती, तो कभी रात में एक आध बार बादल बरस कर चले जाते। सिंहभूम मानभूम में बारिश की आमद बड़ी सुहावनी होती है। छुट्टियों के आखिरी दिनों में, और वो भी भीगी भीगी धुंध भरी सुबहों में, तो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही नींद आती है। पर आभास और अनुभा जामुनी के आने की आहट पाते ही बिस्तर छोड़कर दौड़ पड़ते। बाहर गेट के पास घेर लेते उसे। दीदी आज कितनी लाई हो? दीदी आज कितनी मिली? दीदी दीदी दिखलाओ ना। और जब दीदी अपनी साड़ी का पल्लू उनके सामने झाड़ देती तो कहना शुरू कर देते, हाय इतनी सारी। या किसी दिन बस इतनी कम। और दोनों बच्चे जामुनी की लाई हुई लाल मखमली बीर बहूटियों को इधर उधर रेंगते हुए देखकर चहचहाने लगते। कौन किशोर जा रही है, कौन तेज भाग रही है, कौन किसी के छू लेने के डर के मारे पैर सिकोड़ कर बैठ गई है, कौन घास के पत्तों के बीच छुप गई है, और कौन यहाँ थी अभी कहाँ चली गई। इसी में बच्चे घंटे आध घंटे मगन रहते। कभी कभी जामुनी किचन से भागकर साड़ी में चिपकी रह गई, या अपनी बाह पर रेंगती हुई किसी बीर बहूटी को उनके पास पहुंचाने आ जाती। बच्चे कहते, दीदी एक पॉलीथीन पैकेट में क्यों नहीं भर लाती हो? वह जवाब देती, नहीं, पॉलीथीन में उन्हें हवा नहीं मिलेगी, ये मर जाएंगी। कपड़े में ताने बाने बुने रहते हैं और उनसे हवा आती जाती रहती है और इन्हें जिंदगी मिलती रहती है। उसकी बातें सुनकर रंजना चाय पीते पीते माथुर साहब से कहती, देखिए कितनी समझदारी की बात कह रही है जामुनी। रिश्तों के ताने बाने भी ऐसे ही बुने होना चाहिए कि हवा आती जाती रहे और दम ना घुटे। फिर दोनों अपने प्रेम और विश्वास के जीवंत रिश्तों को तहे दिल से महसूस कर मुस्कुरा देते। रोज इसी तरह जामुनी बीर बहूटियाँ बीर बटोर कर लाती और लॉन की हरियाली में छोड़ देती। रंजना पूछती, क्यों ले लेके आती है इनको यहाँ? वह कहती, मैम साहब इस साल अपने बगीचे में इन्हें डाल देंगे तो अगली साल यहीं होने लगेंगी, फिर मुझे खेतों की तरफ नहीं चुनने जाना पड़ेगा। लेकिन 3 साल हो गए थे जामुनी को बीर बहूटियों के बीज बोते बोते। एक भी बीर बहूटी लॉन की हरियाली पर नहीं दिखी थी। बच्चे अधीर होकर पूछते, दीदी कब निकलेंगे हमारे लॉन में? वो उन्हें समझाती, देखना एक दिन इसी लॉन में बड़ी सी बीर बहूटी आएगी, ज़रूर आएगी, ज़रूर। बच्चे माथुर साहब से पूछते, पापा ये हमेशा क्यों नहीं मिलती, इन्हीं बरसाती दिनों में क्यों आती हैं? पापा समझाते, बस बेटा साल में एक बार ही पैदा होती हैं ये बरसात में, इसीलिए तो इन्हें रेनबग कहते हैं, रेड रेनबग। इनके और भी नाम हैं, रेड वेलवेट माइट, सांता क्लॉज बग, मखमली कीड़ा, रानी कीड़ा, लाल रानी वगैरह वगैरह। और वर्षा ऋतु में दिखाई देती हैं तो इन्हें संस्कृत में कहते हैं इंद्रगोप, क्योंकि वर्षा तो इंद्रदेव की कृपा से ही होती है। रंजना आगे जोड़ती, इनको देखना बड़ा शुभ माना जाता है। लाल जोड़े में सजी हुई शर्माती सुंदर सी दुल्हन को वीर बहूटी कहा जाता है। अनुभा चहकने लगती, मम्मा मम्मा जब हमारी जामुनी दीदी दुल्हन बनेगी तो हम भी उसे वीर बहूटी कहेंगे, है ना? माथुर साहब रंजना की तरफ मुखातिब होकर कहने लगे कि अब तो ये धीरे धीरे विलीन होती जा रही हैं। पाकिस्तान में और अपने थार में भी हकीम लोग सिर्फ 20 रुपए देकर बच्चों से बोतल भर भर कर इनको पकड़वाते हैं और इनको कुचल कर तेल निकालते हैं मर्दों की दवा बनाने। आभास को आघात लगा, जैसे किसी परीलोक से गिर पड़ा हो। आघात ने तर्क शक्ति को प्रबल कर दिया। विद्रोह मुखरित हो उठा, पापा कोई इतना स्वार्थी, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो
इतनी खूबसूरत वीर बहुटी को कुचल दे? नो पापा नो। जो लोग अच्छे हैं वो ऐसे काम होने ही क्यों देते हैं, रोकते क्यों नहीं पापा? माथुर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। संजीदा माहौल में बात खत्म हो गई। जामुनी के विषय में रंजना जानती थी कि उसका प्रेम बामिया से है, जो चाईबासा में 12वीं में पढ़ता है। जंगल में धरती के छोटे से टुकड़े पर खेतीबाड़ी करने वाले अपने माँ बाप से मिलने जब वह अपने आदिवासी छात्रावास से घर जाता तो जामुनी उससे मिलती। जामुनी उसके साथ फैक्ट्री के ही स्कूल में 8वीं तक पढ़ी थी। लकवे की मार खाए बाप को नशा करके पड़े रहने के अलावा कोई काम नहीं था और माँ इतवारी स्टेशन पर कुलीगिरी करके इतनी थक जाती कि हड़िया पीकर गाफिल हो जाती। माथुर साहब के बच्चों की आया दीदी के बतौर जामुनी रंजना के पास ही रहती। अपने सलीकेदार काम, मीठे व्यवहार और हंसमुख स्वभाव से उसने साहब मेम साहब, बाबा बेबी के साथ साथ खानसामा, ड्राइवर, गार्ड, माली, जमादार, इन सब का दिल जीत लिया था। इन सबको बामिया का नाम ले लेकर उसे चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता। सारे मिलकर बोलते, जामनी तेरी शादी हो जाएगी, तू तो चली जाएगी, तो बंगला खाली खाली हो जाएगा, फिर हमें चाय कौन पिलाएगा? और वह उनसे इतरा के कहती, अरे अभी तो हूँ ना, पी लो जितनी चाय पीनी हो। और हमारी उसकी अभी पढ़ाई पूरी कहाँ हुई है। वो तो कहता है कि बड़े वाले कृषि विद्यालय से पढ़कर आएगा और गांव में मशीनों से खेती करेगा, देख लेना, फिर होगी हमारी शादी। टाटा नगर से आएगी मिठाई। और तभी मैम साहब को आते देखकर शर्मा जाती, लाल हो जाती, सिकुड़ जाती। रंजना की कल्पना में जामुनी एक वीर बहुटी सी लाल चूनर में लिपटी प्यारी सी दुल्हनिया बन जाती। उन दिनों अलग झारखंड राज्य की मांग तेज़ी पर थी, जहाँ रातों रात जंगलों का सफाया किया जाना, बड़े बड़े दरख्तों का धराशायी किया जाना दिलों को कचोटता था। वहीं फैक्ट्री के अधिकारियों को काम करना मुश्किल हो रहा था। कभी आदिवासियों और पुलिस की मुठभेड़, कभी शहरी राजनीतिक दलों की दखलंदाजी, कभी छुटभइयों की गुंडागर्दी, कभी तीर धनुष से तो कभी गोली बंदूक से आए दिन बेकसूरों की हत्याएं। अस्थिरता और दहशत का माहौल बन चुका था और इन सब का शिकार बन गया बेचारा बामिया। फर्जी मुठभेड़ में जो 4 आदिवासी युवक मारे गए, उनमें से एक वह गरीब भी था। 2 दिन तक लाशें शिनाख्त न हो पाने के कारण थाने के सामने पड़ी सड़ती रहीं, जब तक इस खबर से बेहाल जामुनी उसके चेहरे को देख पाती। वह धूल और मक्खियों से भरकर विकृत हो चुका था। कैसा सदमा बैठा था जामुनी को, गहरा धक्का लगा था। पर सबकी प्रेम सहानुभूति की बातें सुन सुनकर खुद भी संभली और अपने काम को भी संभाल लिया। आभास अनुभव जब तक घर में रहते वह सामान्य बनने की कोशिश करती, पर उनके जाते ही उसका दर्द रह रहकर आंसुओं के रास्ते निकल पड़ता। पहले जब रंजना बामिया से मुलाकात में हुई बातों को जानने की कोशिश करती तो वह कुछ नहीं बोलती थी, पर अब रंजना का संवेदन भरा स्पर्श पाकर एक एक दिन की बातें याद कर कर के सुनाती। पता है मैम साहब, वो कहता था कि अब की बार फॉर्म भरेगा तो अपना नाम बामिया से वामन करवा लेगा। कहता था कि विष्णु भगवान का नाम है वामन। फिर मुझसे कहता, एरी जामुनी, तू तो चंपे के रंग की है रे, जामुन के रंग की थोड़ी है जो जामुनी कहलाती है। तेरा नाम होगा जयमणि, मेरी माँ लालमणि और तू होगी जयमणि। विष्णु जी की कौस्तुभमणि और मेरी जयमणि। कार्ड छपा के शादी करेंगे ना तो ये ही नाम लिखवाएंगे। रंजना को इस प्रेमी युगल के सपनों का चकनाचूर हो जाना अंदर तक हिला जाता। अक्सर बुनाई कढ़ाई करते समय या धूप सेकते समय उसे अपने पास बिठा लेती। जामुनी एक दिन कहने लगी, मैम साहब, एक सच बात बताऊं आपको, मैं उससे कहती थी कि मैं उसके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ।
उसकी तो पढ़ाई पता नहीं कब पूरी होती। पर सुनते ही वो भड़क गया था। खबरदार, ऐसा सोचा भी तो अपने घर कुंवारी ही लेके जाऊंगा तुझे बहू बनाकर, बिना सूंघे गुलाब की तरह। रंजना को सहसा इस वन कन्या में कालिदास की अनाघ्रात पुष्पा, तापस कन्या शकुंतला दिखाई देने लगी। बोली, ठीक ही तो कहता था बामिया, कुमारी माँ को समाज में मान नहीं मिलता बेटा। जामुनी का जवाब आया, सब थूकते ही ना, पर उसकी निशानी तो मेरे पास रह जाती है। हे भगवान, कैसे अनायास जामुनी इतनी बड़ी हो गई थी, भीतर तक टूट गई थी। ना कोई इच्छा बची थी, ना कोई शौक, मन मर चुका था छोटी सी उम्र में, और देह बस चलती फिरती थी। अब जामुनी की माँ से मेहनत नहीं होती थी और बाप के साथ वह भी नशे में डूबी रहती। इस लत के कारण उसे अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखता था। आ गई एक दिन अचानक रंजना के पास, अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कराई हूँ मैम साहब, गबरू जवान है, बड़ा वीर है, बहादुर है, तीर धनुष चलाने में तो उसकी कोई सानी नहीं, शिकार गजब का करता है मैम साहब। हमें क्या मतलब मैम साहब कि उसने कितनी किताबें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। हमें तो लड़का बड़ा अच्छा लगा। उसके गांव पहुंचने के लिए 22 मील पैदल चलना पड़ा था, लेकिन मैं गई थी और शादी पक्की करके आई। 2 बोरा चावल, 2 पाठे यानी बकरी और 20 मुर्गे मिलेंगे, और हड़िया के साथ दारू तो बेहिसाब। मैम साहब, इसी इतवार को मुखिया के डेरे के सामने मेला होगा और ब्याह देंगे तभी जामुनी को। रात भर ढोल बजेगा, जवान बूढ़े मर्द औरत सब खूब नाचेंगे गाएंगे। आपको तो यहाँ बंगले में भी ढोल सुनाई देगा। मैं भी नाचूंगी मैम साहब, पैसे वाला दामाद ढूंढा है मैंने। इतवारी अनर्गल बखाने जा रही थी। रंजना ने वर पक्ष से धन लेकर किए गए इस आसुर विवाह का विरोध करना चाहा, लेकिन उन दिनों वातावरण ठीक नहीं था, खासकर देश के दूसरे भागों से नौकरी पर आए हुए माथुर जैसे लोगों के लिए। स्थानीय लोगों की दृष्टि में ये सब डीकू थे, बाहरी लोग थे, इन्हें भगा देना चाहिए था। माथुर साहब ने कुछ न बोलने की हिदायत दे रखी थी। रंजना ने खुद को हल्का महसूस करने की कोशिश की। अच्छा, तो जामुनी का वर वीर है और ये उसकी वधू यानी वीर वधूटी। फिर जमुना की माँ से कहा, ब्याह के बाद बंगले पर दिखाने ज़रूर लाना जामुनी को। सोमवार की सुबह जब माथुर साहब फैक्ट्री जा चुके थे, अनुभा ने दौड़कर बतलाया कि उनके लॉन में एक बड़ी वाली वीर बहुटी निकली है, बिल्कुल वैसी मम्मी जैसे दीदी कहती थी ना, बड़ी वाली। देखा तो रंजना ने पाया कि जामुनी चटक रंग की लाल मखमली चादर में ढकी, दोनों घुटनों में सिर झुकाए गठरी सी बनी पीठ किए लॉन में बेजान गुड़िया सी बैठी है। जी धक से हो गया। उसकी माँ के दिमाग पर तो रात की हंडिया और मस्ती की उत्तेजना छाई हुई थी। अरे खूब गोश्त खाया सबने मैम साहब, और खूब शराब पी। देखो ना, इसका दूल्हा नहीं आ पाया, पीकर रात भर झूमता रहा, अभी धत्त पड़ा है। रंजना ने पूछा, तो क्या जामुनी भी उसके साथ नाचती रही? चमक कर बोली, अरे नहीं मैम साहब, जामुनी को तो मुखिया उठा के ले गया था। देखो मैम साहब, मुखिया का काम है हमारे देवता को प्रसन्न करना, और हमारा काम है मुखिया को प्रसन्न रखना। खुश हो गया मैम साहब, मुखिया खुश हो गया। सुबह लड़की को वापस करते समय ये मखमली लाल चादर देते हुए बोला, एकदम कोरी थी तेरी बेटी तो। रंजना धम्म से चेयर पर बैठ गई, साहस नहीं जुटा पाई कि एक बार जामुनी की ओर देख भी ले। उसके जहन में रह रहकर आभास के कहे गए शब्द हथौड़ी की तरफ चोट कर रहे थे। पापा, कोई इतना स्वार्थी, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि इतनी सुंदर वीर बहुटी को कुचल दे? नो पापा नो, जो लोग अच्छे हैं
वो ऐसे काम होने ही क्यों देते हैं पापा? क्यों पापा, क्यों क्यों? आज की कहानी इसी अनुत्तरित प्रश्न के साथ में समाप्त हो जाती है। अगली बार आपको एक बुंदेली की कहानी सुनाऊंगी। नमस्कार।